सभी को मेरा नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल अक्षय अरुण क्लासेस में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि जैसे पिछली बार आपने हमें प्यार दिया, वैसा ही प्यार अभी हमें और मिलेगा और अब कंटेंट जो होगा वो कंटिन्यू चलेगा। कुछ कारणवश कंटेंट जो था हमारा वो पीछे रह गया, ठीक है? बहुत सारी ऐसी लाइफ में अड़चनें आ जाती हैं जिनके कारण हमें कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो अब कंटिन्यू क्लास आपका चलेगा, तो आप लोग ध्यान से मेरे चैनल से बने रहिए और मैं आशा करूँगा कि अगर मुझसे कुछ गलती हो तो आप निसंदेह, ठीक है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज करिए और मैं देखूँगा कि मैं इसमें क्या सुधार करना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सर सिलेबस। क्या सिलेबस? बायोलॉजी का। क्लास 12th का बायोलॉजी का सिलेबस देखेंगे, ठीक है? जिसमें पहला यूनिट है आपका जनन। क्या है? जनन। जन मतलब होते हैं लोग। जन मतलब क्या होते हैं सर? देखिए ध्यान से। एक बार आप मैं कहूँगा कि स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। चलिए, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा। जन मतलब होते हैं सर लोग। जन मतलब क्या होते हैं सर? लोग। और न मतलब होता है लगातार। अब लोग लगातार हैं क्या है ये समझ नहीं आ रहा सर। देखिए सर, री मतलब होता है अगेन। अगेन मतलब दोबारा। प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद। और जिस वर्ड में लास्ट में आई यू एन लग जाए इसका मतलब होता है कंटिन्यू। मतलब जब उत्पाद की उपस्थिति लगातार होते रहेगी उसकी क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ये पहला चैप्टर है जनन का। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहने का मीन्स क्या है? ये है जितने भी पुष्पी पौधे हैं उन सभी में अधिकतर पौधे में लैंगिक जनन होती है। अब इसके बाद हमें तो ये जानना चाहिए ना भाई कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। तो पुष्प दो प्रकार के होंगे, एक लिंगी द्विलिंगी। और इसी चैप्टर में उनकी वैरियंटता या पुष्प के जो भाग है उसका अध्ययन करना है। पुष्प के भाग के साथ साथ अब कौन सा सपोर्टिव पार्ट है, कैसे एक पौधे से दूसरे पौधे विकसित होंगे, उन पौधों में क्या अभिभाज्य है। मतलब कहने का मतलब ये है, समझिए कि अगर कोई पौधा विकसित हो रहा है, ठीक है, तो वो पौधा जब विकसित हो रहा है तो वो किस क्रम में विकसित हो रहा है, ठीक है, उस पौधे में क्या क्या आवश्यकता चाहिए कि पौधा ग्रो करे, वहां का वातावरण कैसा है, सब ध्यान देना होगा तभी ना भाई इसको एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, एक्यूरेट क्या मिलेगा? इन्वायरमेंट। अब जैसे देखिए पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन है, तो लैंगिक प्रजनन होगी। लैंगिक प्रजनन तभी संभव है जब मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे। जब दोनों एक साथ इन्वॉल्व होंगे तभी लैंगिक प्रजनन होगी। अब देखिए पुष्प तो सर बहुत ऐसे हैं जो एक लिंगी है और बहुत ऐसे पुष्प हैं बहुत ज्यादा जो द्विलिंगी है। एक लिंगी पुष्प में मतलब ये होता है उसमें कोई एक एक्टिव है, ठीक है, नर या मादा। ज्यादातर हम लोग मादा को प्रेफर बोलते हैं कि भैया चले मादा एक्टिव है। नर और मादा में से दोनों में से कोई एक एक्टिव रहेगी तो एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी मतलब एक ही लिंग पाया जाएगा भाई। और द्विलिंगी मतलब दोनों यानी कि मेल और फीमेल जो होंगे पौधे के पुष्प के एक ही भाग मतलब एक ही में मतलब पुष्प में ही मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे। अब उनमें जो क्रियाएं होंगी उस क्रियाएं में क्या क्या होता है वो चैप्टर हम लोग 1 में देखेंगे। दूसरा चैप्टर है आपका मानव जनन। मानव जनन के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे कि जब मनुष्य जन्म करते हैं तो जन्म से जो संतति उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार की है, वो स्वस्थ हैं या नहीं है, जनन से क्या लाभ है क्या हानि है, ठीक है, एक स्वस्थ जनन क्या होती है, उन सभी का अध्ययन हम लोग मानव जनन में करेंगे। अब जनन करने के बावजूद जनन करने के बाद स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, हानिकारक है कि लाभदायक है, उन सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे सर। वो है आपका चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन सभी तीनों में एक चीज कॉमन है तीनों चैप्टर में कि ये सब किससे रिलेटेड है सर? ये सब रिलेटेड है आपका जनन से। ठीक है, उसके बाद आता है सर दूसरा यूनिट अनुवांशिकी तथा विकास। अब देखिए अनुवांशिकी क्या होती है। अनुवांशिकी तथा विकास मतलब क्या देखेंगे? अनुवांशिक मतलब होता है जेनेटिक। मान लीजिए किसी के बाप दादा यदि अंधे हैं तो उनका आने वाला कोई भी वंश जरूर अंधा होगा, ये निश्चित है। ठीक है, अब लेकिन ये तभी है जब वो जन्मा है, जन्म के साथ यदि उसके अंदर कोई खराबी है तभी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, गिर गए, कहीं पैर टूट गया, हाथ टूट गया या कोई ऐसी क्रियाएं करने के कारण आपका शरीर अपंग हो गया, तो वो सब आनुवंशिकी में नहीं आएंगे। ठीक है, और इसका दूसरा है सर विकास। विकास मतलब मानव का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ थे मानव, कहाँ से कैसे आए, उन सभी का पढ़ना है विकास में। तो इसके अंतर्गत सर 3 चैप्टर हैं, ध्यान से देखिए सर।
एक है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति मतलब वंश कैसे गति कर रही है, ठीक है। वंश गति मतलब कैसे कर रही है, मतलब पहले का जो पूर्वज था वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है, F3 जनरेशन क्या है, ऐसे लगातार बढ़ते हैं, ठीक है। और उनमें विविधता उत्पन्न हो रही है कि नहीं, अगर विविधता उत्पन्न नहीं होती तो हम लोग तो अलैंगिक जनन फिर होता। विविधता उत्पन्न हो रही है तभी तो लैंगिक जनन हो रहा होगा। विविधता उत्पन्न होने के कारण लैंगिक जनन होते हैं। विविधता उत्पन्न नहीं होती तो हमें किसी को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, किसी का डिवीजन नहीं कर पाते, बंटवारा नहीं कर पाते। अगर सभी व्यक्ति एक ही जैसा दिखने लगे, सपोज ऐसे समझिए ना, आप कहीं भी पढ़ रहे हो कॉलेज में, अगर सभी व्यक्ति एक जैसे दिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि हम जिसको बुलाना चाहें उसको बुला नहीं पाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं बुलाऊंगा किसी और को, आएंगे कोई और। तो इसीलिए लैंगिक प्रजनन की जो विधि होती है इसमें वेरिएशन मिलता है। वेरिएशन मतलब होता है विविधता। विविधता होंगी तभी लोग एक दूसरे से अलग दिखेंगे, और लोग अलग दिखेंगे तो आप लोग जिस बाई नेम या बाई फेस लोगों को बुला सकते हैं। उसके बाद आता है सर विकास, मतलब मानव का विकास कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है? बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं कि हिंदू महाकाव्य में ये लिखा हुआ है, कुरान में ये लिखा हुआ है, बाइबल में ये लिखा हुआ है। तो जो विकास का जो मेन मोटिव है, हमको हिंदू महाकाव्य से लेकर कुरान, बाइबल सभी को साथ में लेते हुए विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाना है। तो जो विकास की अवधारणाएँ आगे बढ़ेंगी, आगे तभी बढ़ेंगी जब हमें पता होना चाहिए कि विकास कैसे हो रहा है। उसके बाद तीसरा जो आपका यूनिट है, वह है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मतलब मानव कल्याण में जीव विज्ञान का क्या इम्पोर्टेंस है, जब जीव विज्ञान को रखा गया तो इसके अंतर्गत क्या-क्या देखा गया, और ये देखने के अंतर्गत, ठीक है, इसका जो 7वां चैप्टर होगा यानी कि थर्ड का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव का स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो रोग नहीं होंगे, और स्वास्थ्य तभी अच्छा होगा जब हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होगा। क्योंकि अभी कहीं भी वातावरण शुद्ध नहीं है, दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर कूड़ा करकट अभी भी है। तो मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव होंगे जिनके कारण हमें रोग होंगे, और रोग एक तरह से नहीं होंगे, बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ये जो रोग होंगे उनका इलाज कैसे किया जाए, उन रोग से छुटकारा कैसे पाएं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और 8वां जो चैप्टर है उसमें हम लोग ये देखेंगे सर कि मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव है, वो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव किस आधार पर है। मतलब सूक्ष्म जीव, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं सर, ऐसे मान लीजिए सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। जैसे मैं आपका सूक्ष्म जीव का अगर नाम ले लिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं ई कोली, आर्चिया कोलाई। तो बहुत सारे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो सिर्फ वो जो हमारे लिए फायदेमंद है उन्हीं को पढ़ना है आपको। किसमें? मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव में। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे आपके चैप्टर 8 में। इसलिए एक बार और इसको आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अभी चूँकि वीडियो बनाते समय ऐसा हुआ था कि हमने वीडियो मतलब बटन नहीं दबाया था, जिसके कारण प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या देखेंगे? बायो प्रौद्योगिकी में मतलब जैव प्रौद्योगिकी में सिद्धांत और उनका प्रकर्म कैसा है? क्या-क्या सिद्धांत दिए गए हैं जीवों से रिलेटेड, और क्या-क्या प्रावधान है? उनका प्रोसेस क्या है? उसका अध्ययन अगर हम लोग करेंगे, तो करेंगे जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रकर्म में, और उनसे जो अनुप्रयोग होंगे, जो भी बायोटेक्नोलॉजी में जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे, तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 10 में, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में। अगला आपका है यूनिट चैप्टर 5, उसका नाम है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी में कितने चैप्टर हैं सर? 3। 3 में आता है जीव और समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म जो है सर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो जीव हैं, हर जीव की विविधता अलग है, उनके रहने का ढंग अलग है, उनके खाने का ढंग अलग है, उनके चलने का ढंग अलग है, उनका व्यवहार अलग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ जीव जहरीले हैं, कुछ जहरीले नहीं हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ लंबे नहीं हैं, कुछ जो जीव हैं वो ज़्यादा पालतू हैं, कुछ जीव पालतू नहीं हैं, कुछ जीव आप प्रिय हैं, कुछ जीव आपको प्रिय नहीं होंगे। तो हर चीज़ का अलग-अलग है, ठीक है। लेकिन सभी को अगर यदि एक साथ हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग समष्टियाँ। चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो हिंसक हो, हिंसक नहीं हो, जहरीले नहीं हो, रेंगते हो, रेंगते नहीं हो, सरकते हो, मतलब जैसे भी जीव की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग
यदि हम लोग बार-बार इसको अगर अलग करते जाएँगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीव और समष्टि अंतर बताते हैं। अगला चैप्टर का नाम है पारितंत्र, ठीक है? पारितंत्र में हम लोग सर ध्यान देंगे, ध्यान से देखिएगा पारितंत्र। पारितंत्र में हम लोग क्या ध्यान देंगे कि जो इकोसिस्टम है, इसमें मान लीजिए कि कोई जीव है, ठीक है? तो कोई जीव घास को खा रहा है। उस घास को खाने वाले जीव तो एक तो होंगे नहीं, अनेकों जीव होंगे। तो अनेकों जीव के अकॉर्डिंग जो ट्रॉफिक लेवल होगा, जो पोषण स्तर होगा, बदलते जाएँगे। जैसे अगर कोई घास कोई भी जीव को घास खा रहा है, ठीक है? घास को खा रहा है टिड्डा, तो टिड्डा को मेंढक खा लेगा, मेंढक को साँप खा लेगा, साँप को ब ठीक है? मोर खा लेगा, मोर को शेर खा लेगा, प्रकृति मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब आप देखिएगा कि उसी टिड्डा को जब मेंढक खाएगा, मेंढक को साँप खाएगा, साँप को बाज भी खा लेगा। तो जब बाज खा लेगा, तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु होगी। अब देख रहे हैं आप कि ट्रॉफिक ले एक ही घास है। एक ही घास होने के बावजूद जो ट्रॉफिक लेवल हो रहे हैं, वो कुछ देर समान होते जाने के बाद, उसके बाद अलग-अलग होते जा रहे हैं। तो ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सब किस पे डिपेंड है? ये सब हमारे इकोसिस्टम पे डिपेंड है, ठीक है? और लास्ट चैप्टर है या इसको बोल सकते हैं एंडिंग पॉइंट ऑफ द चैप्टर या एंडिंग पॉइंट ऑफ द सिलेबस, सॉरी एंडिंग पॉइंट ऑफ द सिलेबस, वो है जैव विविधता एवं संरक्षण। देखिए, हर जीव अलग-अलग है, अलग-अलग है तो उनका रहने का ढंग अलग, हर कार्य करने का ढंग अलग, ठीक है? सब चीज़ अलग होने के बावजूद, ठीक है? जब भी हम लोग किसी भी जीव को देखेंगे, तो जीवों को देखने के पीछे क्या है कि कुछ जीव ऐसे हैं जो लुप्तप्राय हैं। लुप्तप्राय मतलब लुप्त होने वाले हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो लिप्त हो गए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो विलुप्त हैं, उन्हें दिखते ही नहीं है भाई। एक लुप्तप्राय मतलब लुप्त होने के कगार पर हैं, लुप्त मतलब हो चुके हैं कुछ साल पहले और विलुप्त मतलब वो हमें पता ही नहीं था कि वो जीव थे भी कि नहीं थे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिनके साक्ष्य होंगे, वही उन्हीं के जीवों के बारे में हमें पता है। जिनके साक्ष्य मौजूद नहीं होंगे, उन जीवों के बारे में पता नहीं है। लेकिन जो धरती पर भी जीव मौजूद हैं, उनको भी संरक्षित करना आवश्यक है क्योंकि धीरे-धीरे वो भी प्रकृति के कारण, ठीक है? प्रकृति में जो है या प्रकृति में धीरे-धीरे कमियाँ होते जा रही हैं, प्रदूषण के कारण, ठीक है? प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण, कुछ जीव, कुछ पौधे समाप्त होने के कगार पर हैं, तो उनको संरक्षित करने के लिए क्या प्रावधान करना चाहिए, क्या प्रावधान नहीं करना चाहिए, उनका अध्ययन हम लोग चैप्टर 13 में करेंगे। आई होप कि आपको मैंने जो समझाया सिलेबस के बारे में, इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छे समझ में आया होगा और यदि अच्छे समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और शेयर करना ना भूलें क्योंकि आपका ही साथ यदि रहेगा, तभी हम लोग आगे की ओर अग्रसर होंगे और पढ़ाई में आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।